हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। आप लोगों की तैयारी को और मजबूत करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम आपके सिलेबस की अगले टॉपिक लेके आए हैं, धातु और अधातु। हम धातु और अधातु के सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। पहला पार्ट में हम लोग देख लिए थे धातु का परिभाषा, अधातु का परिभाषा और उपधातु का परिभाषा, और साथ ही साथ पहले पार्ट में हम लोग ये भी पढ़ लिए थे कि धातु के भौतिक गुण क्या है। आज हम लोग अधातु के भौतिक गुण देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे धातु के रासायनिक गुण। तो चलिए, क्लास 10th के मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लास 10th के केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ। तो चलिए, आपके सिलेबस का जो अगला टॉपिक है, चैप्टर है धातु अधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो कल तक हम लोग पढ़ लिए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण हम लोग पहला पार्ट में, पहला टॉपिक में जो पढ़े थे धातु के भौतिक गुण, और आज पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण। इस प्रकार से धातु का भौतिक गुण था, ठीक उसी का अपोजिट अधातु के भौतिक गुण होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अधातु के भौतिक गुण बताने से पहले एक टॉपिक आपको बता देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इस पर। अधातु, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अधातु की कुल संख्या कितनी है? 20। अधातु कुल 20 हैं। अधातु की संख्या पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 20 है। उस 20 में आपको बता देते हैं कि धातु जो है ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, ठोस अवस्था में जो धातु पाए जाते हैं उसकी संख्या कुल 7 है। द्रव अवस्था में जो अधातु पाए जाते हैं, मैं अधातु की बात कर रहा हूँ, 1 है। और गैस अवस्था में जो अधातु पाए जाते हैं वे कितने हैं? 12। तो कुल मिला कितना हो गया? 12 7 19 1 20। तो अधातु की संख्या 20 है। 20 अधातु में ठोस के रूप में कितने हैं? 7। द्रव के रूप में कितने हैं? 1। और गैस के रूप में कितने हैं? 12। अधातु कहते हैं किसे, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम किसी तत्व को तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से, अगर उसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं पहले से ही कि अधातु क्या है। अधातु की कुल संख्या है 20। उसमें ठोस अवस्था में पाए जाते हैं 7, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं 1 और गैस अवस्था में पाए जाते हैं 12। तो अब हम लोग बात करेंगे अधातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण के विषय में। तो चलिए, इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए एक बार कि अधातु की कुल संख्या है 20, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं 7, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं 1, उसका नाम याद रख लीजिए ब्रोमीन, गैस अवस्था में पाए जाते हैं 12। तो चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए, अब हम लोग बातें करेंगे अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण समझे, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझे। अधातु का देख लेंगे, नॉन मेटल का। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से इसका जो गुण है, भौतिक गुण है, अधातु के बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि अधातु के बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए क्लोरीन 17 है, उसको अगर तोड़ लेंगे आप तो पहला कक्षा में कितना होता है? 2, दूसरा में 8,
और तीसरा में रहेगा 18, तो रहेगा तुम ना दोगे। कितना बच गया? 8 2 10 7 17 7। अंतिम कक्षा में 7 है, ये क्या हो गया? अधातु हो गया। उसी प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट्स को तोड़ के देखेंगे, अगर बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया उसे कहेंगे अधातु। लेकिन याद रखिए एक अपवाद है इसमें भी, बिस्मिथ नाम के एक धातु हैं जिसके बाहरी कक्षा में 7 पूरेगा आपको, सॉरी 5 पूरेंगे, है ना। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसको आप अधातु नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे धातु। बिस्मिथ क्या होगा? धातु। अपवाद सब कुछ में होता है, धातु में भी देखे थे, इसमें भी होता है अपवाद। तो बिस्मिथ एक ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये अधातु नहीं है, धातु है। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं। समझ गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से अधातु के बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहला गुण हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हम देते हैं आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्य, समझे। अधातु जो होते हैं भंगुर होते हैं, अधातु भंगुर होते हैं। अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, समझे। भंगुर का मतलब होता है कि अगर आप उसे हथौड़ा से चोट देंगे तो वे क्या होंगे? चकनाचूर हो जाएंगे, मतलब उसका चोट बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं भंगुर। तो अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, समझे। धातु में देखे थे कि धातु क्या था, कि धातु को अगर हम चोट दे रहे थे तो वे कागज से ही पतला हो गया लेकिन टूटा नहीं, अर्थात उसको हम चादर बना दिए। लेकिन अधातु ऐसा नहीं होता था, अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे चालकता। चालकता, समझे। चालकता में देखेंगे कि अधातु जो होते हैं, अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, समझे। अधातु जो होते हैं विद्युत एवं उष्मा के कुचालक, ध्यान रखिए। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है, जैसे धातु में आपको बताए थे उसमें भी अपवाद था बहुत सारे गुणों में, उसी प्रकार से अधातु में भी है। अगर यहाँ पर हम चालकता की बात किए तो अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात उसमें से विद्युत या उष्मा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अपवाद है इसमें। अपवाद क्या है बाबू? तो अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत के कुचालक होते हैं, समझे। कुचालक होते हैं, ये अपवाद हो गया। जबकि सिर्फ विद्युत का, उष्मा का नहीं, सिर्फ विद्युत का ये कुचालक सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं, कुचालक लिख दिया, सॉरी। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक नहीं सुचालक होते हैं, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पर हम बताए चालकता में कि अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत के सुचालक होते हैं, ये अपवाद हो गया। उष्मा का नहीं होता है सुचालक, केवल और केवल किसका होता है? विद्युत का, समझे। अगला हम लोग देखेंगे, ये तीनों देख लिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अधातु के बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एग्जाम्पल दे दिया आपको। उसके बाद आघात वर्धन्य के हिसाब से देख लिए कि अधातु भंगुर होते हैं, अर्थात अगर अधातु पर चोट मारेंगे हथौड़ा से किसी भी चीज से तो उसका चोट बर्दाश्त नहीं करता है, वे चकनाचूर हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग भंगुर। उसके बाद चालकता, अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत के होते हैं सुचालक, समझे। उष्मा का नहीं होते, सिर्फ विद्युत के होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए अब हम अगला देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग इसका अगला गुण देखेंगे, चमक। 3 गो हो गया था, चौथा गुण देखेंगे चमक। धातु का अगर बात किया जाए, धातु चमकीले होते हैं लेकिन अधातु चमकहीन होते हैं। अधातु क्या होते हैं? चमकहीन, समझे। तो चमक के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अधातु चमकहीन होते हैं, चमकहीन होते हैं। ठीक है,
चमकहीन का मतलब जो चमकीला नहीं, जो चमकता नहीं है, जो चमकेगा ही नहीं, वो चमकहीन हो गया। धातु चमकीला था मतलब चमकशील था, उसमें चमक था, लेकिन अधातु में किसी प्रकार का चमक नहीं है, वो चमकहीन होते हैं। लेकिन अपवाद इसमें भी है, याद रखिए। अपवाद क्या है इसमें, तो देखिए अपवाद है इसमें भी। अपवाद में है बाबू वही ग्रेफाइट एवं आयोडीन, ग्रेफाइट एवं आयोडीन, समझे। ये दो ऐसे अधातु हैं, ग्रेफाइट एवं आयोडीन, ये अधातु हुआ। ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है। अपवाद इसमें है ग्रेफाइट एवं आयोडीन क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। जबकि अधातु का गुण क्या है कि अधातु चमकहीन होते हैं, बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसा अधातु है जो चमकीले होते हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, अगला देखते हैं हम लोग द्रवनांक एवं क्वथनांक। द्रवनांक एवं क्वथनांक, द्रवनांक एवं क्वथनांक, समझे। अधातु के द्रवनांक एवं क्वथनांक, द्रवनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक, समझे। अधातु के द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, मतलब कम होते हैं, निम्न होते हैं मतलब धातु की अपेक्षा कम होते हैं, निम्न होते हैं। अधातु के द्रवनांक और क्वथनांक की बात किया जाए, जमने की और पिघलने की, समझे, जमने की और पिघलने की, तो दोनों ही इसका निम्न होता है अधातु में। मैं अधातु की बात कर रहा हूँ, समझे। तो ये पांचवा गुण हो गया कि द्रवनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं अधातु के क्या होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे घनत्व, घनत्व डेंसिटी, समझे। अधातु, अधातु की घनत्व, अधातु की घनत्व कम होते हैं, समझे। अधातु के घनत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। देख लिए घनत्व में अधातु के घनत्व क्या होते हैं, कम होते हैं, समझे। उसके बाद सातवां पॉइंट देखो बाबू, सॉरी आठवां पॉइंट देखिए इसका, हम तन्यता लेते हैं, तन्यता, समझे। अधातु तन्य नहीं होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं, समझे। तन्य का मतलब ये हो गया कि कोई अधातु लीजिए, इसको आप खींच नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से आप खींचिए उसको खींच नहीं सकते हैं आप। जैसे धातु में हम आपको बताए थे, केवल 1 ग्राम सोना लिए थे और लगभग आप 2 किलोमीटर तार बना लिए थे, मतलब बनता है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। लेकिन अधातु में ऐसा किसी प्रकार का गुण नहीं है, अधातु बिल्कुल भी तन्य नहीं होते, उसमें तन्यता गुण होता ही नहीं है। तो तन्यता के हिसाब से हम लोग देख लिए कि अधातु क्या होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं। वैसे और भी गुण है, तो आप 5-6 गुण को लिखेंगे बोर्ड में, तो आराम से आपके जो भी जितने नंबर का देगा आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो हम लोग देख लिए, अभी फिर से हम दोहरा देते हैं आप लोगों को शॉर्ट में, इसको पहले देख लीजिए। फिर से हम 3 गो पॉइंट उधर लिखे थे, इसको इधर से देख लीजिए। चमक, अधातु चमकहीन होते हैं, लेकिन अपवाद क्या है, ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं, ठीक है। द्रवनांक एवं क्वथनांक, अधातु के द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। घनत्व, अधातु की घनत्व कम होते हैं या निम्न होते हैं, ठीक है। तन्यता, अधातु तन्य नहीं होते, बिल्कुल भी तन्य नहीं होते हैं। तो ये कुल मिला के 8 पॉइंट आपको लिखाए हैं, आराम से उसको याद कर लीजिए। पहला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा धातु के, उसमें हम धातु का भौतिक गुण बताए थे, और सेकंड पार्ट जो भी हम बता रहे हैं उसमें हम पहले बताए आपको अधातु के विषय में, अधातु की परिभाषा भी कुछ चर्चा कर लिए, अधातु की संख्या 20 है वो भी आपको बता दिए, और किस अवस्था में कितने अधातु हैं ये भी आपको बता दिया गया है, समझे। उसके बाद हम लोग अधातु के भौतिक गुण को देख लिए। तो इसके पहले जो हम लिखे थे, इसके पहले जस्ट पहले, तो हम 3 गो पॉइंट वहाँ पर लिखे थे। पहला लिखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि अधातु के बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे। उसके बाद लिखे थे आघात वर्धनीयता,
अधातु जो होते हैं आघात वर्धन्य नहीं होते, अर्थात अगर उस पर चोट मारा जाए तो वे भंगुर मतलब भंगुर होते हैं, ठीक है। अगर चोट मारा जाए तो वो चकनाचूर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको लिखाए थे चमक लिखाए थे। तो अधातु जो होते हैं क्या होते हैं, चमकहीन होते हैं। अधातु क्या होते हैं, चमकहीन होते हैं। उसके बाद इधर हो गया आपका सॉरी हाँ चमक हो गया, द्रव्यमानांक हो गया, घनत्व हो गया, तन्यता हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे धातु के केमिकल गुण के विषय में, धातु के रासायनिक गुण के विषय में। तो देखिए हम आगे पढ़ते हैं धातु का रासायनिक गुण। तो देखो बच्चों, अब हम लोग धातु के रासायनिक गुण को देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे अधातु का भौतिक गुण, अब देखेंगे धातु का रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। मेटल के हम लोग रासायनिक गुण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं इसका, O2 से अभिक्रिया। O2 से अभिक्रिया, समझे। देखिए धातु, धातु O2 बोले तो ऑक्सीजन, O2 बोलेंगे तो ऑक्सीजन। धातु ऑक्सीजन से, लिख देते हैं यहाँ पर, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं या धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। चाहे धात्विक ऑक्साइड कहिए या धातु के ऑक्साइड कहिए। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड, समझे। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, या इसको हम धात्विक ऑक्साइड भी लिखेंगे, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, समझे। इस बात को कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा कि वे अपना ऑक्साइड बनाते थे, अपना मतलब धातु का ऑक्साइड। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा MgO, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Al2, समझे, सॉरी Al + O2 जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, समझे। अगर सोडियम अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा Na2O, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ध्यान देना, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी और तीव्र अभिक्रिया करता है, समझे। कौन कौन, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो देखिए धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड अर्थात धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। Mg मैग्नीशियम धातु हो गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, तो Mg + O2 बराबर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Al + O2 Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। Na + O2 Na2O, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम मतलब K + O2, पोटेशियम + O2 बराबर पोटेशियम ऑक्साइड, समझे। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड या धातु के ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, इनका जो प्रकृति होता है, इनका प्रकृति वह होता है क्षारीय या भास्मिक। चाहे क्षारीय बोलिए या भास्मिक बोलिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय या भास्मिक, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय या भास्मिक, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे प्रकृति में कैसे होते हैं, प्रकृति में होते हैं क्षारीय या भास्मिक, समझ में आ गया। अब इसको इसलिए बता रहे, अभी आपको बताते हैं। इनका तो गुण हो गया
किनका? धात्विक ऑक्साइड का क्षारीय होने का या भास्मिक होने का, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं, समझे, जो दोनों गुण वाले होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। बहुत ऐसे हैं धातु के ऑक्साइड जो दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय गुण वाला भी प्रदर्शन करते हैं और क्षारीय गुण वाला भी प्रदर्शन कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि ये दोनों से रिएक्शन कर लेता, दोनों तरह के गुण है उसमें। उसको कहते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी, एक में लिखिए उभयधर्मी, है ना। उभयधर्मी कहिए या उसको कहिए द्विधर्मी, दुगो धर्म है उसको, उसका कितना धर्म है? दुगो, है ना। उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड, समझे। तो उभयधर्मी या द्विधर्मी किसको बोलते हैं? जिस धातु के ऑक्साइड में दोनों ही गुण है, मतलब अम्लीयता गुण वाला भी है उसमें प्रदर्शन हो रहा है और क्षारीयता गुण वाला भी प्रदर्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो अब देखिए, अभी आपको बताएं कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। इस बात को पहले देख लीजिए, ये हो गया। अब इसी में आपको बताते हैं कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो ऑक्साइड भस्म बनाते हैं, जल के साथ रिएक्शन करके भस्म बनाते हैं, समझे। कैसे बनाता है भस्म, कैसे होता है आपको बता देते हैं। इस पॉइंट को रहने देते हैं, इसको बताते हैं। देखिए, जैसे देखिए, अभी इस पॉइंट को रहने देते हैं, इसको नहीं, इसमें मत पढ़िएगा। हम क्या बोले हैं कि कुछ कुछ धातु के ऑक्साइड, समझे, भस्मीय होते हैं, अर्थात जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। जैसे Na2O क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। और ये किससे अभिक्रिया करेंगे? जल से। अभी जल से अभिक्रिया बाकी है, अभी नहीं पढ़ाए हैं, हम पहले इसमें बता देते हैं। तो ये अभिक्रिया करेंगे और बनाएंगे NaOH और प्लस H2 गैस मुक्त करेंगे। ये आप आगे आपको बताएंगे, अभी बताए नहीं है, बस तब तक के लिए। यहाँ पर क्या था? धातु ऑक्साइड था और ये क्षारीय था। तो ये जो क्षारीय ऑक्साइड जो है, ये जल के साथ मिलके क्या बनाता है? जल के साथ मिलके बनाता है क्षार और H2 गैस मुक्त करते हैं। तो कहिएगा सर ये आप क्यों दिए? बहुत ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं जो जल में घुलता नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताया कि कुछ ऐसे धातु हैं जो जल में घुलकर क्या बनाता है? जल में घुलकर बनाता है हाइड्रा ऑक्साइड भी कह सकते हैं, या बनाता है क्षार, समझे। तो बहुत ऐसे हैं धातु के ऑक्साइड। मैं धातु के ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, धातु की बात नहीं कर रहा हूँ, धातु के ऑक्साइड। तो बहुत ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं जो जल में नहीं घुलता है, उसको घुलाने के लिए किसी कार्बनिक चीज की आवश्यकता होती है, समझे। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं जो जल में घुल जाता है, और जल में घुल क्या बनाता है? तो क्षार बनाते हैं, मतलब हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। और धात्विक ऑक्साइड क्या होता है प्रकृति में? प्रकृति में होता है क्षारीय या भास्मिक, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग देख रहे थे धातु का O2 से अभिक्रिया, देख लिए, उसका रिएक्शन भी देख लिए कैसे कैसे करते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? भास्मिक होता है, क्षारीय होता है। सभी धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया नहीं करता है, कोई कोई जल से अभिक्रिया करता है धातु के ऑक्साइड, और कोई कोई धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल से अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जो धातु के ऑक्साइड जल से करेंगे अभिक्रिया, समझे, वे बनाएंगे अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रा ऑक्साइड और H2 गैस मुक्त करेंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं। एक चीज और इसमें हमको बताते हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जो O2 से अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करते हैं, समझे। जैसे देखिए Ag और Au, मतलब चांदी और सोना, समझे, सोना और चांदी O2 से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, समझे। तो दो धातु ऐसे हैं, सोना और चांदी, जो O2 से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अभी आपको बता दिए कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है धातु के ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं या भास्मिक होते हैं। और भास्मिक जो होते हैं तो वे
जल से रिएक्शन नहीं करता सभी धातु के ऑक्साइड। जो धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है वह हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं। और बहुत ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, जल से अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया, ठीक है। तो अगला पॉइंट है जल से अभिक्रिया। जल बोले तो H2O है ना, कहेंगे धातु जल H2O से अभिक्रिया करके, H2O से अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एवं H2 गैस मुक्त करती है। कौन सी गैस मुक्त करती है? H2 गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। पॉइंट को समझ लीजिए। धातु जल से अभिक्रिया करके H2O से अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एवं H2 गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? या तो ऑक्साइड बनाएंगे या तो हाइड्रोक्साइड बनेंगे, है ना। और साथ ही साथ क्या करेगा? H2 गैस मुक्त करेगा। देखिए सभी धातु जल के साथ बराबर रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ठंडे जल से रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, और कुछ धातु ऐसे हैं जो न तो गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं न ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, और वो करते हैं किससे? भाप से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाले सोडियम और पोटेशियम इतना तीव्र अभिक्रिया करता है कि दीजिए जलने लगेगा, ठीक है। तो देखिए सोडियम जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो हम क्या बताए थे आपको? या तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या तो ऑक्साइड बनाएंगे। तो जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है NaOH, और साथ ही साथ क्या मुक्त होगा? H2 गैस मुक्त होगा। चाहे ऑक्साइड बने चाहे हाइड्रोक्साइड बने, H2 गैस तो मुक्त होना है दोनों स्थिति में। ऑक्साइड बनने की स्थिति में भी और हाइड्रोक्साइड बनने की स्थिति में भी H2 गैस मुक्त होंगे, ठीक है। तो सोडियम ठंडे जल से या जल से अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कैल्शियम भी करता है ठंडे जल से, लेकिन इसका ये मंद अभिक्रिया है, ये मंद अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये बनाता है CaOH, समझे? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ क्या होता है? H2 गैस मुक्त करते हैं। जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं और H2 गैस मुक्त होता है, ठीक है। यह मंद अभिक्रिया करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोटेशियम अभिक्रिया करेंगे जल से। जब पोटेशियम अभिक्रिया करता है जल से तो बनता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस मुक्त करेंगे। तो ये सब ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाले हो गए, समझे। आपको क्या बताएं अभी कि सभी धातु मतलब अलग अलग प्रकार के धातु या सभी धातु जल से एक जैसा अभिक्रिया करता ही नहीं है। जैसन धातु जल से वैसन रिएक्शन। ये तीनों धातु देख लिए, ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है, जिसमें ये देख लीजिए सोडियम और ये नीचे वाला पोटेशियम, ये ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। कैल्शियम भी करता है ठंडे जल से अभिक्रिया, लेकिन इसका मंद अभिक्रिया है, मंद प्रतिक्रिया है, हल्का अभिक्रिया करता है इससे, समझे। तो ये हो गया। अब देखिए कुछ ऐसे धातु हैं जो गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, जैसे देख लीजिए मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम को आप रिएक्शन कराओगे H2 के साथ, समझे, H2O नहीं H2O, ये करता है गर्म जल से। यहाँ हम लिख देते हैं शॉर्ट में गर्म जल समझने के लिए। जब मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस मुक्त होंगे। आपको पहले ही बताए हैं
कि जल से रिएक्शन होगा तो दो तरह की चीज बनेगा, या तो ऑक्साइड बनेंगे या तो हाइड्रा ऑक्साइड बनेंगे, लेकिन दोनों ही स्थिति में H2 गैस मुक्त होगा। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम अभिक्रिया किससे किया? जल से। कैसन जल से? गर्म जल से। तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? MgH2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड और H2 गैस मुक्त किया। अब आपको ऐसे धातु का नाम बताते हैं जो रिएक्शन करता है किससे? भाप से। तो पहले देख लीजिए इसको और फिर से हम पढ़ देते हैं इसको। जल से अभिक्रिया, धातु जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रा ऑक्साइड, ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ कुछ बनाते हैं हाइड्रा ऑक्साइड और कुछ कुछ बनाते हैं ऑक्साइड, और H2 गैस दोनों स्थिति में होगा मुक्त। तो अभी जो देख लिया आप लोग, सभी में हाइड्रा ऑक्साइड बना। ठीक है, अब ऐसे धातु का नाम बताते हैं जो ठंडे जल से गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। करता है किससे? तो भाप से अभिक्रिया करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं भाप से अभिक्रिया करने वाला हो गया एल्युमिनियम, भाप से अभिक्रिया करने वाला हो गया फेरस, भाप से अभिक्रिया करने वाला हो गया जिंक। समझे? ये सभी के सभी किससे अभिक्रिया करता है? भाप से। किससे करता है? भाप से। ये समझे? हाँ, ये एल्युमिनियम, फेरस या आयरन और जिंक। वैसे मैग्नीशियम का भी नाम आता है, लेकिन मैग्नीशियम को हम गर्म जल में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक किससे अभिक्रिया करता है? भाप से, जल के भाप से, वाष्प से, जल वाष्प से। तो देखिए याद रखिएगा, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक अभिक्रिया किससे करेंगे? भाप से करेंगे। भाप को ही लिखते हैं जल वाष्प, जल वाष्प। और समझने के लिए हम शॉर्ट में प्रयोग करेंगे भी का, वेपोरेशन का, वेपोरेशन। तो देखिए, जब आप एल्युमिनियम को रिएक्शन किससे करवाएंगे? जल से। किससे करवाना है रिएक्शन? जल से। तो जल से जब रिएक्शन करवाएंगे, समझे, इस जल में हम यहाँ पर लगा देते हैं भी बोले तो वेपोरेशन, भी बोले तो वेपोरेशन अर्थात भाप या जल वाष्प, है ना। एल्युमिनियम जब जल वाष्प से अभिक्रिया करता है तो बनता है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और बताए थे चाहे हाइड्रा ऑक्साइड बने या चाहे ऑक्साइड बने, H2 गैस तो मुक्त होना है, और H2 गैस ये मुक्त करेंगे। क्या मुक्त करेंगे? H2 गैस। जब ये अभिक्रिया करेंगे फेरस से, मतलब आयरन से, समझे, आयरन से अभिक्रिया करेंगे जल, या जल से अभिक्रिया करेंगे आयरन, यहाँ पर भी लगाते हैं वेपोरेशन, मतलब जल वाष्प, तो बनेगा Fe2O3, Fe2O3, और H2 गैस तो मुक्त होना है, तो H2 गैस मुक्त हो गया। अब जिंक में देख लीजिए, जिंक जब अभिक्रिया करेंगे जल के साथ, किस जल के साथ? जल वाष्प के साथ। किसके साथ? जल वाष्प के साथ। तो बनाएगा क्या? तो बनाएगा ZNO और प्लस H2 गैस मुक्त होना है। तो देखिए सेकेंड जो है धातु का केमिकल गुण, धातु जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात कुछ कुछ धातु ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ कुछ धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। तो हाइड्रा ऑक्साइड वाला इससे पहले देख लिए थे। और सभी धातु जल से एक तरह रिएक्शन नहीं करते हैं, समझे। कुछ कुछ धातु ठंडे जल से रिएक्शन करते हैं, कुछ कुछ धातु जो है गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, और कुछ कुछ धातु ऐसे हैं जो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आपको तीनों चीज बता दिए, ठंडा जल वाला पहले बता दिए थे, उसके बाद मैग्नीशियम बताए गर्म जल के साथ, और ये चारों जो देख रहे हैं, ये तीनों जो देख रहे हैं आप, ये करता है जल वाष्प से। एल्युमिनियम जल वाष्प से अभिक्रिया करके बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, H2 गैस मुक्त करता है। फेरस जल वाष्प से अभिक्रिया करके बनाता है फेस्फोरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, और H2 गैस मुक्त करता है। Zn अभिक्रिया करता है जल के साथ, बनाता है ZnO जिंक ऑक्साइड और H2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला देखेंगे अम्ल। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझ गए? देख लीजिए एक बार फिर, ये याद रखिएगा, तीनों के तीनों धातु किससे अभिक्रिया करता है? भाप या जल वाष्प से। अब हम लोग अगला देखते हैं, समझे, तीसरा पॉइंट देखना बाबू, 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा हम लेते हैं, तीसरा है क्लोरीन से अभिक्रिया, Cl2 से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया। ठीक है, धातु
क्लोरीन से अभिक्रिया करके, क्लोरीन से अभिक्रिया करके, समझे, धातु Cl2 मतलब क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है, या लवण भी कह सकते हैं, समझे, क्या बनाता है, क्लोराइड, क्लोराइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, या लवण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए जैसे कैल्शियम अभिक्रिया करेंगे Cl2 के साथ तो क्या बनेगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। जब मैग्नीशियम अभिक्रिया करेंगे क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, समझे। जब सोडियम अभिक्रिया करेंगे Cl2 के साथ तो क्या बनेगा, NaCl2, समझे। तो अभी आपको बताएं कि क्लोरीन से अभिक्रिया, धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। कैल्शियम अभिक्रिया किया क्लोरीन से तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम अभिक्रिया किया क्लोरीन से तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। और सोडियम अभिक्रिया क्लोरीन से तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। इधर से बताते हैं, कैल्शियम Ca प्लस Cl2, Cl2, Mg प्लस Cl2 बराबर MgCl2, Na प्लस Cl2 बराबर NaCl2। तो Cl2 से अभिक्रिया, धातु Cl2 से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं, इसको आप लवण भी पढ़ सकते हैं। तो समझ गए आप लोग, देख लीजिए इसको, क्लोरीन से अभिक्रिया। अब हम लोग अगला देखते हैं, समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, किससे, अम्ल से, समझे। अब अम्ल से देखते हैं, चौथा पॉइंट यहाँ लिखते हैं, अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, समझे। क्या देखते हैं, अम्ल से अभिक्रिया, धातु, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, किससे, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं एवं H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं, ठीक है, करते हैं। देख लीजिए, समझिए इस बात को। अम्ल से अभिक्रिया, किसके अम्ल से अभिक्रिया, धातु का, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं एवं H2 गैस मुक्त करते हैं। कौन क्या अम्ल से अभिक्रिया, धातु। तो देखिए जैसे आपको बताते हैं, Na अभिक्रिया किया किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बना, NaCl, NaCl, और प्लस क्या बना, H2 गैस मुक्त कर दिया, ये लवण हो गया, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, लवण हो गया। तो जब सोडियम अभिक्रिया किया किससे, जब सोडियम अभिक्रिया किया HCl से तो बन गया NaCl और H2 गैस मुक्त हो गया। इसको पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, समझे, क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड और H2 गैस मुक्त किया। मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करेंगे HCl के साथ तो बनेगा MgCl2 और H2 गैस मुक्त होगा, क्या मुक्त होगा, H2 गैस। MgCl2 को बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अभी आपको बताएं कि अम्ल से अभिक्रिया, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं एवं H2 गैस मुक्त करते हैं। Na प्लस HCl क्या बना है, NaCl है ना, Mg प्लस HCl MgCl2 और प्लस H2 गैस दोनों मुक्त करता है, देख लीजिए, ठीक है। इधर से देख लेते हैं, अम्ल से अभिक्रिया, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं। Na मतलब सोडियम अभिक्रिया किससे किया, HCl से, क्या बना है, NaCl और H2 गैस मुक्त किया। Mg किससे अभिक्रिया, HCl से, क्या बना है, MgCl2 और H2 गैस मुक्त हुआ। देख लीजिए इसको, देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं, स्मॉल देखते हैं। HCl हो गया, Mg अभिक्रिया करेगा H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा,
MgSO4 अब प्लस H2 गैस मुक्त होगा। ये भी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या मुक्त होगा, H2 गैस मुक्त होगा। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं बाबू, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। देख लीजिए, जब मैग्नीशियम अभिक्रिया किया किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, मतलब H2SO4 से। इसको बैटरी अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को याद रखना, ठीक है। मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करते हैं H2SO4 के साथ तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट और H2 गैस मुक्त होता है। हम सभी बताएं कि H2 गैस मुक्त भी करता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, Zn जब अभिक्रिया करेंगे H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा, ZnSO4, ZnSO4 और प्लस H2 गैस मुक्त होगा। जिंक सल्फेट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जिंक जब अभिक्रिया करेंगे H2SO4 के साथ तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, ठीक है। तो अम्ल से अभिक्रिया देख लिया, अम्ल से अभिक्रिया, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, हम H2 गैस मुक्त करते हैं। इससे पहले भी दिखा दिया, HCl वाला भी दिखा दिए, HCl से अभिक्रिया किया वो भी दिखा दिए, H2SO4 के साथ अभिक्रिया किया वो भी बता दिया आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, हो गया। अब देखिए, अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं, इसको मिटा देना, पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है H2 से अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ठीक है। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है, ठीक है। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती, याद रखिए, कोई भी धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। तो H2 से अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है। पूछ देगा क्यों नहीं करते, तब है ना, पूछ सकता है। तो देखिए, हाइड्रोजन अगर किसी भी चीज से रिएक्शन करता है तो परस्पर ये इलेक्ट्रॉन का करता है साझा, है ना। और धातु हमेशा क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखती है। H2 जो रिएक्शन करता है हाइड्रोजन, वे परस्पर कहेगा साझा करो, तब हम करेंगे तुमसे अभिक्रिया। लेकिन धातु कहता है हम साझा नहीं कर सकते, हम तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले हैं, हम पर धनायन चार्ज है, हम पर धन आवेश है। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और त्याग करके ही उसमें रिएक्शन होती है, समझे। और H2 मतलब हाइड्रोजन जो रिएक्शन करते हैं किसी भी चीज से तो परस्पर साझा करके करते हैं, और धातु में साझा करने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन धातु से अभिक्रिया कर ही नहीं सकती है, तो धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। इस बात को याद रखिए कि H2 से अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो कुल मिला के हम लोग देख लिए धातु के 5 रासायनिक गुण, याद भी होगा, पुनः हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला था ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाया। धातु के ऑक्साइड का गुण क्या था, भास्मिक होना, क्षारीय होना, प्रकृति उसका क्षारीय था। बहुत ऐसे मैक्सिमम धातु के ऑक्साइड ऐसे हैं जो जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे हैं जो जल से अभिक्रिया करते हैं। जो धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करते हैं वे हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं। दूसरा आपको बताए थे, जल से अभिक्रिया, धातु जल से अभिक्रिया करके या तो ऑक्साइड बनाते हैं या तो हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, या तो ऑक्साइड या तो हाइड्रा ऑक्साइड, और दोनों ही स्थिति में H2 गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, मुक्त, H2 गैस मुक्त करते हैं, ठीक है, समझ गए। धातु जल से रिएक्शन करके अभिक्रिया करके कोई कोई धातु क्या है, ऑक्साइड बना दिया, और कोई कोई धातु क्या बनाया, हाइड्रा ऑक्साइड बनाया, और दोनों चाहे ऑक्साइड बनाए चाहे हाइड्रा ऑक्साइड बनाए दोनों ही क्या करता है, H2 गैस मुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको बताए थे, तीसरा था क्लोरीन, समझे, क्लोरीन से अभिक्रिया। तो धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोराइड। हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम क्या है, धातु है, और कर दिया क्लोरीन से अभिक्रिया तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोरीन से किया अभिक्रिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन से किया अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड।
तो धातु क्लोरीन से भी क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, लवण और H2 गैस मुक्त करते हैं। और पांचवा पॉइंट आपको लिखाए हैं H2 से अभिक्रिया, धातु हाइड्रोजन से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। H2 से अभिक्रिया क्या है, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है। आ गया समझ में। तो हम लोग आज जो बात किए अधातु से शुरू किए थे, अधातु के फिजिकल गुण से और धातु के रासायनिक गुण पर खत्म कर रहे हैं। अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग आपको बताएंगे कि एक होता है मतलब कुछ कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अम्ल में नहीं घुलता है, समझे। उसके लिए बनता है अम्लराज। क्या बनता है, अम्लराज। अम्लराज कैसे बनता है थोड़ा बता ही देते हैं, ठीक है, चलिए बता देते हैं। अम्लराज तो हो जाएगा अम्लराज, देख लीजिए हम बताते हैं आपको। अम्लराज एक अलग पॉइंट है, अम्लराज। अम्लराज में दो तरह के अम्ल मिलते हैं, एक मिलता है HCl और एक मिलता है HNO3। याद रखिए नाम क्या है, अम्लराज। अम्लराज दो तरह के अम्ल के मिलने से बनता है, HCl और HNO3। याद रखना। बहुत ऐसे धातु हैं या कुछ धातु है, बहुत नहीं बोलेंगे, कुछ है बोलिए। कुछ ऐसे धातु हैं जो अम्ल में घुलता ही नहीं है ना। तो उसे घुलाने के लिए अम्लराज बनता है, अम्लों का राजा। तो अम्लराज बनता है दो तरह के अम्ल के मिलने से। एक का नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा का नाम है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जब दोनों अम्ल आपस में मिलता है तो एक नया विलयन तैयार होता है, एक अलग प्रकार का विलयन तैयार होता है जिसको कहते हैं हम लोग अम्लराज। अब देखिए इसको घुलाना कैसे है, आयतन के हिसाब से घुलाते हैं। अगर आयतन का ख्याल रखा जाए, समझे, आयतन का हिसाब किताब रखा जाए तो आयतन के हिसाब किताब से HCl का 3 भाग, क्या भाग, 3 भाग और HNO3 का 1 भाग, समझे। अम्लराज में, अम्लराज बनाने का विधि बताएं आपको कि HCl में क्या है, HCl के 3 भाग हैं और HNO3 कितना है, 1 भाग। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या है, अगर पहले HCl है बाद में HNO3 है तो हम लोग कहेंगे 3:1, है ना। अगर पहले HNO3 है और बाद में HCl है तो कहेंगे 1:3। तो अम्लराज का परिभाषा होगा कि जब किसी विलयन में आयतन के हिसाब से HCl का 3 भाग एवं नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग मिला करके नया विलयन तैयार की जाती है तो उसे कहते हैं अम्लराज। तो अम्लराज में आयतन के हिसाब से HCl कितना भाग है, 3 भाग और HNO3 कितना है, 1 भाग। याद रहेगा। अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे। अम्लराज को घुलाने के लिए अम्लराज में क्या घुलाते हैं, सोना और चांदी। क्या घुलाते हैं, सोना और चांदी। सोना और चांदी घुलाने और प्लेटिनम, समझे। सोना, चांदी और प्लेटिनम को हम लोग किस में घुलाते हैं, अम्लराज में, समझे। आपसे पूछ देंगे ऑब्जेक्टिव में कि सोना घुलाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो क्या कहिएगा, अम्लराज। चांदी अम्लराज, प्लेटिनम अम्लराज, है ना। ऐसे धातु का नाम बताओ जो अम्लराज में घुलता है, तो सोना भी कहोगे, चांदी भी कहोगे और प्लेटिनम भी कहोगे, ठीक है। समझ में आ गया, अम्लराज समझ गए आप लोग। तो चलिए अगला क्लास हम लोग कल देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।